कुदरत की अदालत ने पाकिस्तान के और नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म का सुओ मोटो ले लिया है। मुस्लिम लीग सियासी मुकाबला नहीं करना चाहती, अपने सियासी मुखालफीन को पिच से आउट रखना चाहते हैं और अकेला खेलना चाहते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला फुल फोर्स के साथ इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इस सिलसिले से हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकॉट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। इंतखाबी निशान के बगैर पीटीआई पार्लिमानी सियासत से आउट हो गई है, क्योंकि आज़ाद हैसियत से जीत कर आने वालों को कौमी असम्बली में मौजूद किसी जमात में शामिल ज़रूर होना पड़ेगा या आज़ाद ग्रुप की हैसियत से अलग शनाख्त कायम करना होगी। ताहम इस वक्त अहम सवाल ये है कि क्या पीटीआई ने अपना केस दुरुस्त तरीके से लड़ा या विलफुल डिफॉल्ट किया है, जबकि कुछ माहिरीन की जानिब से अदालती फैसले को बुनियादी हुकूक के मनाफी करार दिया जा रहा है। इस दौरान पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी वापस ले ली है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसले का मलबा हम पर न डालें। बार बार कहा था कि दिखा दें क्या कुछ आपके पास है, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का होना दिखा दें, आपको फैसला पसंद नहीं तो कुछ और जो कुछ भी आप चाहें कह सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट तो दिखा दें। ताहम पीटीआई रहनुमा लतीफ़ खोसा ने गलती का एतराफ़ भी किया, लेकिन दूसरी जमातों को भी ऐसी ही गलती का मुर्तकिब करार दिया। ये शिकवे अपनी जगह, मगर कानूनी हिकमत अमली में सुकम होने के साथ साथ पीटीआई के पास कोई मुतबादिल सियासी प्लान बी भी नहीं था। जिस प्लान बी का इंतजाम किया गया वो पीटीआई नजरियाती का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन साबित हुआ। सवाल यह भी है कि अब पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि दूसरी तरफ बेरहम सियासत अपने रंग दिखा रही है। पीटीआई के सपोर्ट बेस पर कई जमातों की नजर और ये जमातें अपने अपने अंदाज से पीटीआई सपोर्टर्स को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रही हैं। 3 बार नाकाम शख्स को हम क्यों चौथी दफा मान ले? हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। भला नहीं रहा, शेर और तीर का मुकाबला होगा। तमाम सियासी कारकुनों को यह पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं कि यह आखिरी महीना जाया ना करे, अपना वोट जाया ना करे। आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे। मौकफ मेरा और मेरे दोस्तों का वही है जो 2018 में था। पीटीआई अपने मौकफ से हिल गई है। देखना है कि पीटीआई के नॉकआउट का फायदा किस जमात को होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जाहिद गिशकोरी साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ अज़हर सिद्दीक साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अज़हर सिद्दीक साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। मुझे बताइएगा कि अब इंतखाबी निशान आप लोगों के पास नहीं रहा, अमली तौर पर पार्लिमानी सियासत जो होती है उससे आप लोग बाहर हैं, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आप लोग कंसीडर किए जा रहे हैं। कोई इंट्रोस्पेक्शन हो रही है विद इन पार्टी के जो लीगल फ्लॉज थे, जो कानूनी गलतियां थी, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? बहुत शुक्रिया आदिल, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक भी लीगल फ्लॉ नहीं है और ये मैं चैलेंज करता हूं। आप यूं करते हैं कि रिटायर्ड जजेस का एक पैनल बिठा लेते हैं और वो सारा कुछ सामने रख देगा। मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो जस्टिस काजी फाजी सर, अगर रिटायर्ड से फैसला करना है तो रिटायर्ड जर्नलों का पैनल बैठ गया तो फिर फैसला आपके हक में चला जाएगा। मैं तो इस वक्त बात कर रहा हूँ सर्विंग अदालत की बात कर, सर्विंग जजेस। वो मैं देखें, पाकिस्तानी तारीख के मुतनाज़ा तरीन चीफ जस्टिस साबित हो चुके हैं जस्टिस काजी फाजी साहब। 3 केसेस आपके सामने अभी मैं रख देता हूँ जिसमें कानून गैर आईनी है, लेकिन आंखों के सामने आने के बाद अदालतें आंखें बंद कर ले। ये तारीख में हमने कभी नहीं देखा है। मैं नहीं बात कर रहा, चीफ जस्टिस साहब का बैगेज अगर कहा जाए या मामला लेकर चलते थे अपना मतीउल्लाह जान, सतूर, हसनात मलिक, अब लड़ाई लड़ते रहे हैं ये लोग, और आज ये भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ रहा ये जमहूरी रवायात। और अदर साहब, आपको याद है आप मेरे प्रोग्राम में थे लास्ट टाइम जब हमारी बात हो रही थी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर, जाहिर है ऑब्वियसली आप लोगों की तरफ से एक सेलिब्रेशन थी। मैंने आपसे कहा था कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया, आप लोगों ने कहा देखिए अब कोर्ट का फैसला आया है तो इलेक्शन कमीशन को आराम करना चाहिए, देख लें कि हमारे हक में आ गया। मैंने आपसे सवाल किया था कि यही अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आपके खिलाफ आ गया तो व्हाट वुड बी योर रिस्पांस, विल यू एक्सेप्ट दैट डिसीजन? तो आप लोगों ने कहा था जी ठीक है, कुछ तहफुजात होंगे लेकिन हम उसको मान लेंगे, लेकिन हम इस पर इस तरह तनकीद नहीं करेंगे। वही तनकीद हुई है, एग्जैक्ट ट्रोलिंग हुई है, एग्जैक्ट क्रिटिसिज्म हुआ है जो मैंने इंडिकेट किया था अपने लास्ट प्रोग्राम में आपसे बात करते हुए कि अगर मैं आदर साहब आपकी तरफ से आ रहा हूं, आदर साहब आपकी तरफ आ रहा हूं ना,
अजहर साहब आपकी तरफ यार, मैं तो स्टार्ट ही आपसे लिया है। प्रोग्राम आप कर ले, छोड़े, मैं चला जाता हूँ। आप ये क्या बात हुई, इतने इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं यार? आप सवाल तो करने दें मुझे, मैंने आपकी तरफ ही आना है दोबारा। नहीं ये देख, मेरी बात सुने, मैं सवाल करने देना, उसके बाद आप ही जवाब दीजिएगा। आप देखें, मैं भी बैठा हूँ, दूसरा भी बैठा हुआ, देखते हैं टोकते ज्यादा किसको है आप। यानी आप प्रोग्राम में बात नहीं करने देते। जिससे सवाल होगा उसको टोका जाएगा। अगर सवाल अगर जवाब अगर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा होगा तो टोकेंगे ना। मैं इजाजत तो नहीं लूंगा आपसे सर। के तौर पर, पीटीआई के तौर पर जाने जाते हैं जी, आप अपनी मुखालफत अपने पास रखें, मुझे बात करने दें। नहीं एक सेकंड, क्या जाने जाते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है अगर मुखालफत से जाने जाते हो? भाई मैं वो एंकर हूं जिस पे नून लीग भी इल्जाम लगाती रही है, पीपल्स पार्टी भी ये कहती है, अगर आपकी पीटीआई भी कह रही है, डजंट रियली मैटर। मैं आपके चैनल में आपके सामने कह रहा हूं कि आपका नुक्ता नजर हमेशा नेगेटिव होता है। आपके कहने से फर्क नहीं पड़ता ना सर, आपकी राय इसका मैं एहतराम करता हूं। आप मेरे प्रोग्राम में मेरी तारीफ भी कर चुके हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आज बता रहा हूं, मुझे बोलने ही नहीं दे रहे आप। सर मैं सवाल कर रहा हूं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मुस्लिम लीग नून की ऐसी लेकर चलेंगे, उसके अलावा उन्होंने कुछ करना ही कुछ नहीं है। फिर मुझे बात करना है, फिर मुझे फेस करना है, तीन लोगों को फेस करना है आपके यहाँ बैठे। अभी तो शुरू नहीं हुआ प्रोग्राम। बाकी आप जो गो अहेड। देखिए मैं एक याद रखिएगा, आर्टिकल 17 है, बुनियादी हक है किसी सियासी जमात का, और बैन कर अभी लिटरली सियासी जमात को बैन कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खवातीन के सीटें नहीं ले सकती है, बतौर सियासी जमात के इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती है, और ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 17 के तहत किया जा सकता है। सेक्शन 215 जो है वो आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। सेक्शन 17 जो कहता है कि पार्टी का निशान लेने के किस बुनियाद पे? सबरी प्रोसीडिंग पे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी सबरी प्रोसीडिंग की कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रोसीडिंग पूरी की नहीं। राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस कह दिया कि ये 14 के 14 मेंबर हैं पीटीआई के, फिर किस बुनियाद पे कह दी है? क्या बुनियाद थी उनके पास? क्या ट्रायल किया? क्या एविडेंस ली? क्या कोई शहादतें रखी? तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये ऐसे फ्लॉज हैं, ये तारीख में लिखे जाएंगे। और सेक्शन 215 में वो चैलेंज कर रहा हूं कल कि जो आईनी बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। दूसरा फैसला आ जाए कि जिसमें इलेक्शन कराने का वो भी पंचायती फैसला किया। सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है डेट देने का, आर्टिकल 48 का सदर का इख्तियार है। ये कहते रहे, सारी जमातें कहती रही, सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि सेक्शन 57 को अभी नहीं देखेंगे। फिर तीसरा आ जाए ताहयात नाहली वाला, ताहयात नाहली में सेक्शन 235 वो मैंने चैलेंज कर दिया, आज अदालत के अंदर सामने है कि भी ताहयात सेक्शन सामने आ गया है। हम कह रहे हैं कि नहीं, इसको बाद में देखेंगे। क्यों बाद में देखेंगे? अगर नहीं किसी ने चैलेंज किया, आपका नुक्ता आ गया सर, सही, आपका पॉइंट आ गया। मैं आपको जरा एक चीज वादे कर दूं। देखें, मेरा सवाल बुनियादी तौर पर आपसे जो था, अभी आपने कानूनी नुक्ते उठाए ना, ये आपका राइट है उठाना। यही प्रोग्राम था, इसी प्रोग्राम में आप ये तारीफ कर रहे होते थे कि यार आप बड़े अच्छे एंकर हैं। जो सवाल आप लोगों के खिलाफ जाता है तो आप लोग मेरी सुन तो लें। अजहर साहब आप गुजारिश सुन लेना यार, मैंने आपकी बात पूरी सुनी है ना, आप मेरी गुजारिश सुन लें। बावजूद कि मैं जानता हूं कि आप जो है वो गुफ्तगू के दौरान गेस्ट को भी काट देते हैं, एंकर को भी काट देते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू बार बार लेता हूं, आपकी बात सुनता हूं, आपको अपने प्रोग्राम में लेता हूं। आप मेरी मुखालफत करें, हिमायत करें, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और करनी भी नहीं चाहिए। एक दिन वाकई आपको मेरी बुराई करनी चाहिए, एक दिन तारीफ। सुन तो लें सर, गुजारिश सुन लें। अब बात है कानूनी सर, क्या ये कानूनी सर गुजारिश तो सुन लेना, मुझे आगे जाना है ना यार। आपने कर ली ना बात अजहर साहब, अब मुझे बात करने दें। मैं ये अर्ज कर रहा हूं आपसे कि अब फैसला है अदालती और कानूनी, आप इसको चैलेंज करें, ये आपका राइट है। लेकिन जो मैं आपको बात कर रहा था पिछले प्रोग्राम में जब हमारी डिबेट हो रही थी कि यार ट्रोलिंग जजेस की जो है वो की जाती है फैसलों के ऊपर, एग्जैक्ट यही काम हुआ। पेशावर हाई कोर्ट को सर पे बिठाया गया और सुप्रीम कोर्ट के जज की जो किरदारकुशी की गई ट्रोलिंग के थ्रू, वो इंतहाई काबिल मजम्मत है, अफसोसनाक है। फैसले से इख्तिलाफ आपका हक है, लेकिन ये काम नहीं करना चाहिए। आमिर इलियास राणा साहब, मुझे ये बताएं क्यों इस तरह की सूरत हाल से दो चार सर अब आ गए ना सर, आपका पॉइंट में आता हूं आपकी तरफ, सारा प्रोग्राम तो आपके साथ नहीं करना ना। आमिर राणा साहब सर मैं आता हूं ना, अब आपकी तरफ आता हूं ना सर, हौसला रखें ना। भाई प्रोग्राम ही आपसे शुरू किया है ना यार, प्रोग्राम ही आपसे शुरू किया है, ठहरे ना, हौसला रखें, हौसला रखें। अभी दूसरों की बात, आपकी बारी आई। आमिर राणा साहब क्यों इतने ये इम्पेशेंट हो जाते हैं अगर फैसला इनके खिलाफ आ जाता है? मेरा ख्याल था कि आप अगर वो गुफ्तगू इनसे मंसूब दुरुस्त है तो आपको वहीं से बात करनी चाहिए थी, शायद वो होगी तो। लेकिन मेरी बात का जवाब अपनी बारी पे दें। मैं वो पूछना चाह रहा हूँ, बड़ी अच्छी खबर इन्होंने दी थी लोगों को कि इमरान खान साहब 15 जनवरी शाम 7 बजे बाहर आ जाएंगे। तो वो क्या वजह हुई
वो किस बुनियाद पे बात की थी, वो क्यों नहीं कंप्लीट हुई, वो उनका कोई जजों के जाने से ताल्लुक है? आप बताएं ना, क्यों नहीं कंप्लीट? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ क्योंकि खबर उन्होंने दी थी, मैंने नहीं दी थी, कि तमाम चीज़ें फैसले दे दिए थे। अब मैं आता हूँ सर आपकी तरफ आता हूँ। अब मैं आगे चलता हूँ। ये जो है ना 17-2, ये बिल्कुल बुनियादी बात है। अदर सिद्दीक साहब ने 200% दुरुस्त बात कही है कि एसोसिएशन बनाना और चलाना, लेकिन मैं पुरानी बात इस सेंस में कहूँगा कि 13 नवंबर को मैंने हर जगह पे ये बात कही कि मुझे लग रहा है, अब इसको कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, कि नवाज शरीफ को जिस तरह सज़ा दी गई थी, 11 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का जिसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हक़ में फ़ैसला दिया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट किसी जमात को मुल्क दुश्मन डिक्लेयर ना कर दे, आप उनसे किसी किस्म का कोई चीज़ वापस नहीं ले सकते। लेकिन 3 रुकनी बेंच ने, जिसे मरियम नवाज़ कहते हैं, ईमानदारी की गई, उसने साकिब निसार की सरबराही में फैसला दिया कि नवाज शरीफ सदारत नहीं रख सकते, नहीं, सदारत पार्टी की नहीं रख सकते। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर किया कि ये पार्टी सदारत से फारिग, जो आज तक मौजूद है, रेलिवेंट है। अभी सेनेट इलेक्शन हुआ और नहीं, देखे ना, सेनेट के इलेक्शन में शेर का निशान ले लिया। सेनेट भी रिप्रेजेंट करता है 4 सूबों को, उसमें सारे एमपीएस वोट डालते हैं। फाटा के सेनेटर, उस वक्त फाटा भी था, उसके अंदर नेशनल असेंबली पूरी वोट डालती है, फिर जाके वो सेनेट मुकम्मल होता है। अब आप मुझे बताएं कि उस वक्त मिठाइयाँ खाई, खान साहब की तकरीरें मौजूद हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं, इस इलेक्शन कमीशन की तरफ से शेर का निशान वापस ले जाने पे, और सब ने सहूलतकारी का मजा लिया। मुझे ये बताएं कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, इलेक्शन कमीशन के पास वो फैसला था, गलतियां इनकी इनके वकला तस्लीम करते हैं। अब आप रहम की अपील पे गए थे क्या? इलेक्शन कमीशन गया था कि भाई हमने अजहर साहब को वकील ले लेते ना, मसला हल हो जाता। वो इतने बड़े बड़े वकला मान रहे हैं कि भाई क्या गलतियां हुई हैं, तो फिर वो 60,000 जो हलफनामे थे उसमें से 6 क्यों दिए, 60 क्यों दिए? ये सारी की सारी चीजें इनके वकला का असल मसला। मैं जो बात कहता हूँ ना, जिस तरह वकला के चैम्बर्स जज लगवाने में मुतारिक होते हैं, इस तरह सीटें लेने में, मुझे नहीं पता अदर सिद्दीक साहब कहीं से इलेक्शन लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, मतलब ये होना चाहिए। ये वकला अभी इलेक्शन लड़ रहा है, इलेक्शन कमीशन ऐसे माहौल में मैं नहीं इलेक्शन लड़ रहा। नहीं, आपको टिकट नहीं मिला, कागज तो जमा कराए थे ना सर। मैंने, मेरी बात सुने, इलेक्शन को एक्सपोज करने के लिए कागज जमा कराइए थे और मैं बहुत बड़ी पिटीशन लेके आ रहा हूँ जहां इलेक्शन कमीशन और तमाम लोगों को अगली बात करता हूं। नहीं सर, आपने टिकट ली नहीं, आपको मिली नहीं। वो मैंने टिकट नहीं ली ना जी, मुझे नजर आ रहा है क्या कुछ हो रहा है। मैंने तो इलेक्शन के प्रोसेस में आया हूं, इलेक्शन को चैलेंज करना था, जिन्होंने सब कुछ इमरान खान साहब के साथ लगाया। आपको पता है बुकला की लड़ाई ने उनका टिकट भी खो लिया था। उन्हें खान साहब के पास जाके बताया गया कि नहीं, मैं इधर को भी नहीं दिया, सूबाई असेंबली का टिकट भी नहीं, मैं इधर पंजोथा। हाँ। जो सब लोग गायब हो गए थे, इधर हो गए थे, वो आ रहे थे हर जगह पे। बट उन्हें तो प्याला मिल गया। नहीं, अब वो टिकट भी तो बाद में मिला है ना, प्याला तो तब मिला है। जाहिर है, मैं कह रहा हूँ टिकट मिला, प्याले का मतलब टिकट ही हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक जूनियर मोस्ट और होनेहार वकील पीटीआई के निकले हैं, उनके साथ भी हाथ कर दिया। मैं बात वो कर रहा हूं कि क्यों लोगों को क्या वकला के ग्रुप टिकट बांट रहे हैं, उसमें अपने अपने लोग बंदी के मेरे चैम्बर के लोग, जिस तरह ये जज लगवाने में चैम्बर्स मुतारिक होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अदलिया के अंदर भी ये तथहीर, जिस तरह कुछ लोगों के भागने से शुरू हुई है ना, ये इनकी भर्ती में भी होनी चाहिए। सिस्टम आना चाहिए कि कोई चैम्बर से क्यों आए, लोगों से पूछे, नाम जहां से मर्जी ले लें, शॉर्ट लिस्टिंग करा लें, लोगों से पूछे इन्होंने बतौर वकील क्या बेईमानी कभी की थी कि नहीं की थी। आप यकीन माने, आधे वकील अपना नाम लेने से, वो जो जज के सामने बुढ़िया नहीं खड़ी हो गई थी और उसने कहा वकील हो, वकील हो, उन्होंने कहा खबरदार जो तू मेरे बारे गल की थी, ये आधे वकील भाग जाएंगे कि हमारा नाम न दें जज के बारे में। ये शफाफियत होनी चाहिए। ये क्यों जमानत नहीं हुई? वैसे तो अजहर सिद्दीक साहब जवाब देंगे उसका, लेकिन आपकी क्या खबरें हैं, क्यों नहीं हुई? और ये जो इस्तीफे आए हैं जजेस के, ये सारा क्या माजरा? और आप तो कह रहे थे आज एक और इस्तीफा आने वाला है, तो वो इस्तीफा रस्ते में है, कल आना है, नहीं आना, क्या स्टोरी क्या है? यार आपके ही प्रोग्राम में हमने बात की थी कि आप इलेक्शन तक, इवन जून तक इमरान खान की ज़मानत भूल जाइए। ये आप कंजम्पशन में जो भी दें, डोमेन है, आज़ाद साहब सीनियर वकील हैं और ज़ाहिर है ये उनकी सवाबदीद है। आप अपनी इंफॉर्मेशन बेस कर ले, कोई मसला नहीं है, वो अपनी लीगल पोजीशन नहीं होनी है। जो सूरत हाल है वो इससे भी गंभीर होनी है। अभी आप देखिएगा कि मैं आपको पोस्ट जजमेंट सिनेरियो बताना चाहता हूं कि पीटीआई के साथ क्या होने वाला है। क्या होने वाला है पोस्ट जजमेंट? यानी कि जो अभी सिंबल लिया गया है, आपको मालूम है कि पार्टी के 75% जो इस वक्त कैंडिडेट जो कि अब आज़ाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल नए हैं। उसमें 55% पहली दफ़ा नेशनल लेवल पे सूबाई या नेशनल असेंबली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं।
वो थर्ड टियर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आज़ाद कैंडिडेट। तो वो कहेंगे ना फर्स्ट सेकंड को आप लड़ने ही नहीं दे रहे, उनको पकड़ रहे हैं, उनके कागज उसी तरफ आ रहा हूँ। 95% कागजात मंजूर हो चुके हैं, उसी तरह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि फैक्ट्स, लेकिन उसके बावजूद टिकट्स दूसरों को दे दिए। यस, फैक्ट्स स्पीक्स लाउडर देन व्हाट्स गोइंग ऑन। 4 उम्मीदवारों के कबूल हो गए कागजात नामजदगी जिन पे एतराज था उनके भी, लेकिन दे किसी और को। फैक्ट्स के साथ हम चलेंगे, सोशल मीडिया की डिबेट को एक साइड पे। अजहर साहब को कह रहे मैं लड़ नहीं रहा, लेकिन इनके हल्के से भी कुछ इसी तरह हुआ है। 48 डॉक्टर्स और वकला को टिकट दी गई है। मैंने वैसे बाय द वे उस लिस्ट में अजहर साहब का नाम नहीं देखा, वो खुद बताएंगे, या उन्होंने ज़ाहिर कहा हो पार्टी को कि मुझे टिकट नहीं चाहिए, वो खुद बताएंगे। अब मैं फैक्ट्स रखना चाह रहा हूँ बेसिकली ना, कि पार्टी के साथ पोस्ट जजमेंट होने क्या वाला है, हकाइक क्या बताते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ है, 8 फरवरी तक क्या होने वाला है। उसमें 90% पार्टी की जितनी भी कंप्लेंट्स थी, पिटिशंस थी, सबको इजाज़त मिल गई है। उनके सिर्फ 22 ऐसे लोग हैं, अदरवाइज आप देखें तो इनके इवन 32 जो मेंबर नेशनल असेंबली हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। 11 ने खुद ही कहा है कि हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करते हैं, पुराने जो मेंबर नेशनल असेंबली जी। अब इनके 357 मेंबरान जो पार्लियामान के थे वो तो पार्टी छोड़ चुके हैं, जिसमें 260 दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर चुके हैं, उनके साथ इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो जो थर्ड टियर है, नौजवान है सारे पार्टी के पढ़े लिखे, वो आज़ाद अपनी पंजा आजमाई कर रहे हैं अपने अपने हलकों में, और अगर बैट होता तो एक बड़े नील बाइटिंग कॉन्टेस्ट आपको नज़र आते। तो पार्टी खुशफहमी में ना रहे कि पार्टी, जिस तरह मैंने काफ़ी ट्वीट देखे हैं कि पार्टी मोबिलाइज करेगी, ज़ाहिर है पार्टी एक बड़ी मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, इस पर सख्त वक्त है, मैं मानता हूँ, लेकिन हकायक जो ग्राउंड्स पे हैं, पार्टी ने कहा हमें नॉमिनेशन पेपर्स फाइल नहीं करने दिए गए, पार्टी ने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए। ये भी सही है कि पार्टी के टेक्निकल बुनियादों पर सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए। मुझे ये बताएं, ये जो नजरियाती के साथ, सर ये भी सुन लें कि 95% जो पिटिशंस गई हैं, कंप्लेंट्स गई हैं, ये तारीखी रिकॉर्ड है, उनके हक में फैसले आ गए। जबकि इलेक्शन रेशियो 1988 से 2018 तक का 35% रिजल्ट बताता है सारे। ठीक है, ये अच्छा, सारा रिकॉर्ड है। मुझे ये बताएं, जरा क्विकली बताइएगा, ये जो नजरियाती के साथ अरेंजमेंट था, इसमें बानी चेयरमैन की रजामंदी शामिल थी, नहीं थी, और ये प्लान भी था आते के साथ ही बिल्कुल था, मेरी जो मालूमात है बिल्कुल था। और ये बानी चेयरमैन हैं कौन, आपके प्रोग्राम में मैं बताता हूँ, एज ए रिपोर्टर 2007 में मैं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करता था, 6, 7, 8, 12, ठीक है, 7 में इन्होंने ज्वाइन किया था, बड़े अमीर आदमी हैं, शेखोपुरा से हैं। नजरियाती की बात कर रहे हैं जी, मैं नजरियाती की बात कर रहा हूँ। और 2012 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 2011 में एक बड़ा जलसा हुआ था, जिससे पार्टी ने मोमेंटम गेन करना शुरू किया था, तो कई पार्टी के रहनुमा के डिफरेंसेस डेवलप हो गए थे। ये 2009 में आए थे पार्टी में? नहीं, 2007 में आए थे। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आपको फैक्ट, तो आप कह रहे हैं कि चेयरमैन 2012 में इन्होंने छोड़ दिया था, उसके बाद से फिर 2016 में इन्होंने पार्टी रजिस्टर करवाई। 29 फरवरी 2016 को इसको पार्टी का निशान मिला है, जो कि ये सारा तहरीक इंसाफ के खिलाफ बातें करते। मुझे जाहिद ये बताया ना कि क्या ये फोर्जरी की है पीटीआई ने, या फिर उनके साथ वो ट्रैप हो गए? बिल्कुल फोर्जरी नहीं, ट्रैप हुए हैं या फोर्जरी की है? जी हकायक ये हैं कि खुद उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, खुद पीटीआई की अंडरस्टैंडिंग थी और इनकी टॉप टियर लीडरशिप ने किया है, और कॉन्सेंट, लेकिन बाद में वो मुकर गए। बाद में हालात ऐसे बने कि उसको पीछे हटना पड़ा, या जो भी है वो एक अलहदा स्टोरी है। जी अजहर साहब, अब आप तसल्ली से सर जवाब दे दें। अच्छा, मैं पहले तो अच्छा आदिल, देखें बात सिर्फ इतनी है ना, बड़ा मुश्किल काम होता है जब आप बैठे हो ना, जब आप एक टेम्पो चल रहा हो ना बात करने का, जब वो बात टूट जाए तो बात रह जाती है। जाहिद कशकोरी ने जो बातें की हैं बड़ी हकायक पर मबनी है। मैं अब बड़ी पॉजिटिव बात आपके सामने रखूं। बात देखिए, मैंने बाकायदा फैसला किया था, और मैं आपके प्रोग्राम में बता दूं 2 वजह थी। एक तो मैं पाकिस्तान आ नहीं सकता था, मैं 2007 में भी लॉयर्स मूवमेंट में इसलिए आया था जब कागजात नामजदगी दाखिल किए थे। मुझे कोई ऐसा एक रीजन चाहिए था कि आराम से पाकिस्तान में आ सकूं। अल्लाह ताला का शुक्र है वो मेरा रीजन, मेरा मेन बना। प्रपोजल सेकेंडर के साथ जो हाल हुआ वो एक अलग बात है। इलेक्शन लड़ना मौजूदा हालात में मैं नहीं समझता मुनासिब है। हालात क्या है इस वक्त?
कि आप के साथ कितना जुल्म हुआ। फसाइद का तारीख में इतना बड़ा जुल्म नहीं हो सका। जो बात कह रहे हैं ना आप, जो मुझे पूछ रहे थे कि 15 जनवरी के हवाले से, बिल्कुल जी हार गए हैं हम एस्टेब्लिशमेंट के सामने हार गए, हम अदालती निजाम के सामने हार गए, हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल एलीट के सामने हार गए हैं, हम ब्यूरोक्रेसी के सामने हार गए, हम इन सब निजाम, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाहिद अकेली जमात है जो इस निजाम के खिलाफ खड़ी हुई, लेकिन तारीख ने साबित कर दिया कि नहीं, आप नहीं लड़ सकते। सर, आप पाकिस्तान जनवरी को क्यों समझते थे कि ये जमानत हो जाएगी? वैसे आपकी क्या खबर क्या थी? देखिए, मैं उसके 3 वजह बता देता हूं आपको। पहली तो मुझे मैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आईनी है, जिसमें बल्ले का निशान ले लिया गया। इमरान खान साहब की 12 मई के अंदर जो है रिमांड लेना कोशिश की, 2 दिन का रिमांड मिला, वो जमानतों की दरखास्तें आ चुकी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपना 190 मिलियन अलकादर का और तोशा खाना केस ही कोई नहीं है, वो जमानतें आ चुकी थी, जमानतें होना बनती थी। अब 15 के बाद एक मेन लॉजिकल बताता हूं कि जब मुल्क में जमहूरी कल्चर शुरू हो जाए, इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाए, तो अदालतें लीडर्स को जेलों में नहीं रखती हैं। और फर्क बता दूं, नवाज शरीफ और इमरान खान के केस में, नवाज शरीफ का केस में सजा सस्पेंड नहीं हुई थी, इमरान खान के केस में सजा सस्पेंड हुई। बाकी तो अभी गिल्टी होना है नहीं होना वो अलग बातें हैं। 13 तक का ये सारा प्रोसेस मुकम्मल होना था, 13 को पार्टी का निशान मिल जाना था और सियासत का माहौल शुरू हो जाना था। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की यही है कि 75 सालों में जो इस मुल्क के साथ हो रहा है वही होता रहेगा। इस कौम का मुकद्दर यही है। इस कौम ने इन्हीं 85 के जो डिक्टेटर के स्तरों पर पलने वाले लीडरों के हाथों जलील होना है। इमरान खान तारीख में याद रखा जाएगा, वो उसके साथ जो कुछ करना है कर लें आप लोग। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि मैंने ब्रेक लेनी है, मुख्तसर जरा बताइएगा। आपने ठीक है ये फैसला कर लिया कि इस इलेक्शन से आपको उम्मीद नहीं है, तो प्रैक्टिकली आप ये कह रहे हैं आपकी पार्टी को इस इलेक्शन का बॉयकॉट कर देना चाहिए, जिस फॉर्म में भी है वो आजाद में। दूसरा, क्या ये हुआ है कि वकीलों की सियासत हुई है कि अपना सबके डॉक्यूमेंट्स तो अप्रूव होते गए, लेकिन उसके बावजूद मनपसंद लोगों को टिकटें दे दी गई? शायद आप भी इसीलिए नहीं लड़ रहे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, अगर पार्टी मैदान में होती ना, फिर ये सवाल उठता था मनपसंद लोगों का। अभी क्या करेंगे आप? वो टमाटर आलू गाजर में बैठकर आप सीटें लड़ेंगे? यानी जो बयानिया जो होता है वो जाना है एक बयानिया। अब हर इलाके में कैसे लड़ेंगे आप? ये इतना आसान काम नहीं है, और वो मौजूदा फसाइयत के दौर में। और आप तो आपकी पार्टी को बॉयकॉट कर देना चाहिए इस इलेक्शन का, आप कह रहे हैं? नहीं, बाइकॉट एक अलग इशू है। देखिए, बाइकॉट पार्टी ने करना, मेरे से पूछ रहे हैं ना, मैं अगर समझता हूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन अभी नहीं लड़ना चाहिए, इसको डिले करना चाहिए। उससे पहले क्या करना चाहिए? पार्टी का जो है ना, इलेक्शन दोबारा करवाकर सिंबल लेना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, जो इमरान खान साहब की जो सजाएं हैं उनमें जमानतें पूरी करवाकर फिर इलेक्शन लड़ना चाहिए। मेरी जाती राय के, मैं ये पॉलिटिकल बेसिस के साथ बात कर रहा हूं। सेनेट में भी करारदादें आई हुई है इलेक्शन को थोड़ा डिले करने की, आप भी कह रहे हैं इसके बीच में आपके इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन थोड़े से और आगे चले जाएं। नहीं, मैं तो मौजूदा हालात में ये सिनेरियो जो नजर आ रहा है ना, मैं तो पॉलिटिकल, ये पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं। 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में? मैं जाती राय में समझता हूं कि इलेक्शन अभी फिलहाल नहीं होना चाहिए, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा। अक्टूबर वाले भी चले गए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के अक्टूबर वाले कौन, जल्दी बताइए। एजाजुल हसन साहब क्लियर करें ना, व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि अक्टूबर, फिर मैं बोलूंगा तो वो बोलेंगे कि नहीं, वो एजाजुल हसन साहब से उम्मीदें थी, वो कहते थे ना मैं बोल रहा हूं आपकी जगह, वो कब वकीलों को बोलने देते थे? एजाजुल हसन साहब, देखिए, मैं आमिर साहब एजाजुल हसन पे बात मत कीजिएगा, मैं बड़ा टची हूं, बड़ी ज्यादती हुई है। जो प्लान बनाया था, ज्यादती उनके कमाल हो गई है। रिजाइन में लिख के भी नहीं गए कि मैं क्यों जा रहा हूं। इतने टच हो गए तो उनसे कहें रिजाइन करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना। गांधी भाई साहब मनी ट्रेल दे दी है, कमाल हो गई है। वो लोगों के ऐसी की तैसी फेरते थे साकिब निसार साहब के साथ बैठ के। अब इतनी जुर्रत तो होनी चाहिए थी कि रिजाइन में लिख के जाते या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। ऐसी क्या बात नहीं है, रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है। मतलब हम तो चाहते हैं ना कि लाएं सामने। जाहिद किशोरी साहब ने कहा है रिटायर्ड जजेस चीफ जस्टिस ला रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं तो इंतजार कर रहा हूं। और वो लाएं साफियों के सामने, लगेगा पता उन्हें कि वो क्यों ऐसी जगह पे जाते थे जहां पे उनको शहद में बदलना पड़ता था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए। उस वक्त वो शर्मनाक बात थी। वो गवाह क्यों नहीं बने सिविल जज के सामने शर्जील मेमन के केस में? क्या करने गए थे? शर्टबाजी करने गए थे। तबाही कर दी है, अदालती निजाम तबाह कर दिया। हमारा अदालती निजाम की लीगल जुरिस्प्रूडेंस नहीं लिखी गई पनामा के अंदर
एक केस पनामा का, उसमें अकामा निकाला, उसमें ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकाली, और वो जो आसिफ सईद खोसा फिर बाद में एक्सटेंशन मांगते फिर रहे थे, फखरे इमाम के जरिए बिल पेश कराया, फिर उन्होंने ऐवान सदर पे नजर रखी और बात की साफियों से। आज आप कहते हैं कि हसनात मलिक और उन्होंने बात की मतीउल्लाह जान ने, आप कहें कि हसनात और मतीउल्लाह उस वक्त भी अदालती सहूलतकारी पे ठीक बातें करते थे, फिर बात करें, आज भी बात ना करें। वो मर्जी की ये क्या बात हुई? वो मर्जी की बात। जब साफी इधर से बात करे आपकी मर्जी की तो आप उसे ऑन करें, वरना डिसऑन करें, ये कोई बात नहीं है। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन मैं, अगर अजहर साहब और मेरी केमिस्ट्री जिस दिन मैच कर रही होती है, उस दिन ये मेरी तारीफ करके जाते हैं। जिस दिन करंट नेगेटिव जा रहा होता है और प्रेशर पीछे से बड़ा होता है ना, ट्रोल्स का प्रेशर होता है। मुझे तो अजहर साहब बड़े अच्छे आदमी, अजहर साहब बड़े कानूनी दलाइल से बात करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि उन्होंने आज जो बात बोली है पीछे ट्रोल्स का प्रेशर होता है। आप आदिल की तारीफ क्यों करते हैं? तो लिहाजा आपको कह देना है कि यार ये बात इस तरह नहीं है, अजहर साहब का कसूर नहीं है, ही इज अ नाइस मैन, आई लाइक हिम। मैं फिर भी इन्हें पसंद करता हूं क्योंकि ये कानूनी बात करते हैं। असल में ये बेचारे, मैं आपको बताऊं, ये बेचारे जब ये यहाँ से जाते हैं, ये तो सुने जी मैं आता ना अजहर साहब आ रहा हूं आपकी तरफ, मैं आता ना आपकी तरफ। मेरी ना जब ये जस्टिस साहब का रिजाइन आया ना, तो फौरन बाद मैंने कोई विद इन 1 आवर 4 पाकिस्तान के रिसेंटली जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे उनसे रब्ता किया। मैंने कहा सर ये तो बिल्कुल सरप्राइजिंग हो गया। तो उनमें से एक मुझे साबिक चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि यार ये तो मेरा, मैं कोट इन कोट बता रहा हूँ, नाम बताए बगैर, के नाम भी कभी बता दूंगा। नहीं, पंजाबी में कहा उन्होंने या उर्दू में कहा? पंजाबी में कहा कि दादी तो मेरा बच्चा सी यार की करती था इन्हें। आपने रिटायर्ड साहब से बात की? थोड़ा, वो एक लंबा कद है, एक छोटा कद है। तो ना मुझे उन्होंने कहा कि तू आप क्या बता रहे हैं ये बात? उन्होंने ये तो नहीं कहा डैम हो ये क्या हो गया, ये तो नहीं कहा उन्होंने। जब आप सारी चीजें भी ना पूछे ना, जवाब ले आपने लाहौर में बैठे हैं, सब बता अजहर साहब आ रहा हूं, आपको पता है फेयर चांस देता हूं मैं आपको। जो मौजूद जजेस साहबान ने रिजाइन किया, उनकी मुलाकात हुई है, बताएं ना थोड़ा सा क्या। वो असनात ने ये भी कहा है कि रोटी खाने गए थे कि जनाब वो अदर साहब ब्रेक के बाद अब आदम इत्मीनान ना लें। आपने याद रखना है ब्रेक के बाद और बीच में ट्रोल्स आपको मैसेज करे, आपने इग्नोर करना है। प्रोग्राम के बाद ट्रोल्स को रिस्पॉन्ड करना है। एक ब्रेक के बाद बात होगी। वेलकम बैक। जी अजहर साहब, आप ब्रेक से पहले जवाब देना चाहते थे, फ्लोर इज ऑल योर्स। देखिए 2-3 चीजें बड़ी वजाहत के साथ हैं। अपना आदिल अब्बासी साहब, सवाल सिर्फ आपसे, सिर्फ एतराज मेरा सिर्फ इतना था कि आप जब बात कर रहे होते हैं ना, बीच में प्रॉब्लम हो जाती है जब बात का एक टेम्पो चल रहा हो। अब मैं तारीखी बात आपके सामने रखता हूँ। ये 85 के जो प्रोजेक्ट है, नवाज शरीफ ने जितना पाकिस्तानी अदालतों को नुकसान, सर आपके सिग्नल फ्रीज हो गए। अब कुदरती आसिफ सईद नेचुरल इंटरवेंशन, साकिब निसार वगैरह इनके साथ रिकनेक्ट करें। जज बनवाया ना साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा को वाकई नुकसान पहुंचाया दिलिया को नवाज शरीफ ने। आप कैसे कह सकते हैं? ये खालिद अनवर के सेक्रेटरी थे साकिब निसार साहब, आपको पता है ना। फिर उन्होंने साकिब निसार सेक्रेटरी लॉ भी रह चुके हैं ना, उन्हीं के सेक्रेटरी लॉ थे, और उसी वक्त वो हमला भी हुआ था। कभी खुलेगी कहानी तो वो भी आएगी। ठीक जी, उनका कनेक्ट हुआ है अजहर साहब का? रिकनेक्ट करें उनको ताकि वो बात कर सके। जी आप ब्रेक से पहले कुछ बात करना चाहते हैं? जी देखिए, बहुत से लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टिकट नहीं मिला है। अब यही तो एक वजह है कि आपको हर हल्के का जो रेशियो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो 2 कैंडिडेट कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 5 कैंडिडेट हैं, क्योंकि इन्होंने नॉमिनेशन पेपर बेतहाशा फाइल किया इस दफ़ा, और सब अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो फाइट विद इन द पार्टी बहुत ज़्यादा है। मैंने तीनों बड़ी सियासी जमातों का एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। उन्होंने जो अपने कैंडिडेट फील्ड किए हैं पूरे पाकिस्तान में 2018 के इलेक्शन के मुकाबले में, अब तहरीक इंसाफ के पास बल्ला नहीं रहा, तो पार्टी इस इलेक्शन में इट्स ओवर, पार्टी इज ओवर। अब नया सियासी महाज ये बन रहा है कि तकरीबन 50 या 40 से 50 के दरमियान आज़ाद जो कैंडिडेट हैं वो इलेक्शन जीत सकते हैं पाकिस्तान से। जो पोस्ट इलेक्शन के सिनेरियो बनेगा, किंग मेकर बनेंगे ना, वो जनूबी पंजाब से हो, जहां से भी बने, किंग मेकर बनेंगे। तहरीक इंसाफ की वजह से, मतलब जब इनको बला इनसे छिन गया, आपको हो सकता है 2-3 नई सियासी जमातें पार्लियामेंट में भी नजर आएं।
पहले तो TLP का एक कैंडिडेट मुझे कराची से जीता हुआ नज़र आ रहा है जो पहली दफ़ा नेशनल असेंबली में आ सकता है, और फिर IPP ज़ाहिर है आपकी नेशनल असेंबली में होगी, उनके पास भी कुछ सीटें होंगी, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, दो मेजर बेनिफिशरीज हैं बल्ला ना मिलने की। बड़ी पार्टियां तो हैं वो IPP और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है। क्विकली मैंने फिर अदर साहब के पास जाना कोई कंप्लीट तो इसकी वजह से ना ये नया सियासी आपको सेंटर में कुछ बड़ी चेंजेस नजर आने वाले। जी अदर साहब, आपका कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, इस दफा नेचुरल इंटरवेंशन थी, मेरा कोई कसूर नहीं है। तो अच्छा, मैं उम्मीद है कि अब सारे बात मेरी सुन लेंगे। देखिए मैं तारीखी बात बताता हूँ, ये 85 का जो प्रोडक्ट है डिक्टेटर के प्लेटों में रखकर आने वाला, वो तबाह बर्बाद हो चुका है। अब तो वजह सिर्फ ये है कि सारा निजाम झुका हुआ है उसकी तरफ। यानी ये वो प्रोजेक्ट था जिसने सजाद अली शाह के दौर में क्या किया, प्लेट हाथों में बैग रख के रफीक ताड़ट हमने सारा देखा, फिर सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ दौड़ना हमने देखा, फिर हमने इदारों पे हमने क्या देखा, हमने रोग आर्मी का लफ्ज देखा, फिर हमने सिरिल अडमेदा देखा, फिर गुलबशन यादव देखा। मैं उनकी तरफ नहीं जाता, एक मैं तारीखी बात आपके सामने रख दूं। लॉयर्स मूवमेंट का मकसद भी दो काम थे कि जजेस को हटाना था और परवेज मुशर्रफ को हटाना था, और जजेस अपनी मर्जी के लाने थे। नवाज शरीफ ने हमेशा जजेस तैनात किए, ये बचते रहे। पीपल्स पार्टी के दौर में जजेस आए, वो अल जहाद ट्रस्ट उठाकर देख ले, शरफ अफरीदी उठाकर देख ले, वो जजेस रहे ना। अगर मुझसे पूछेंगे, हम सबको पता है कि नवाज शरीफ के चहीते कितने। प्रॉब्लम ये है कि नवाज शरीफ के मुकाबले में जब जजेस खड़े और उन्होंने कहा कि नहीं आईन और कानून की बात करनी है, मुजाहिर नकवी का कसूर क्या था कि जनाबे आला अदलिया के बारे में तौहीन की थी, इसको बुला क्यों लिया, इसको क्यों कॉल कर लिया, ये रिकॉर्ड की चीजें हैं सारी। जाजुल हसन की क्या कसूर था, वो कसूर ये था कि मॉनिटरिंग जज था, मॉनिटरिंग जज ने किया कि आज तक ऐसी बात ही कोई नहीं है, ना कोई तारीख की बातें जो मर्जी करते रहे, ये वीडियो बड़ा जाली चीजें लाते रहे, और वो जब अदालत में पेश करने की बारी आई और वहां से भाग गए। अभी भी क्या है, अभी मकसद है कि गॉड फादर और सिजिलियन माफिया ताकत से आना चाहते हैं, सारा निजाम इनके साथ, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ मिली हुई है, ब्यूरोक्रेसी सारी इनके साथ मिली हुई है, सारा कुछ इनके हाथ में अब रह गया। ये खुदाई मददगार होती है। ये 2000 और ये भी बताता चलूं मैं आपको, आज याद रख लीजिएगा, इस सिस्टम का बेनिफिशियरी नवाज शरीफ जरूर रहेगा, नवाज शरीफ के मुकद्दर में वजीर आज़म बनना नहीं है। और वो आप देख लेंगे। असल बात की तरफ सर, असल बात आप 3 मिनट बाद आ रहे हैं यार, मैंने आगे भी जाना था, जरा जल्दी कर लें। नहीं, असल देखिए वजह क्या है कि इस सिस्टम में इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह मुतहरक है। वो इमरान खान को यानी इसराइल को तस्लीम करवाना है उन्होंने, और उसके लिए द बेस्ट मैन जो चूज है वो यस मैन आपके पास। अदलिया से एक बहुत बड़ा काम लेना है। अदलिया के अंदर ऐसे जजेस नहीं चाहिए। नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल 2A निकालना है इन्होंने। इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस का खात्मा पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में आप खुद देखेंगे कि यहाँ जो सो कॉल्ड लिबरलिज्म है ना, सर, ये 2 लॉबिंग फर्म्स अभी नई हायर की हैं अमेरिका को आपकी पार्टी ने ये समझाने के लिए कि हम आपके खिलाफ नहीं है, और आप फिर कह रहे हैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का ये मंसूबा है। जब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का सवाल आपसे पूछा जाता है, आप कहते हैं वो जनरल बाजवा थे, उन्होंने गिराई थी हमारी हुकूमत, फिर आप कहते हैं मोहसिन बेग ने गिराई थी। मैं सर आपका पॉइंट आ गया, मैं जरा यार आपने लॉबिंग फर्म की बात कर ली, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूं। देखिए सर, आपका नुक्ता आ गया, अदर साहब आपका पॉइंट आ गया, जरा वक्त हमें 4 मिनट दिए। नायब चेयरमैन बने, जो आप शायद चेयरमैन नहीं है, बैरिस्टर गौहर साहब एक बहुत अच्छे वकील भी हैं, पार्टी के साथ भी आप हैं, उनके नाम पर एक लॉबिंग फर्म इंटरनेशनल अमेरिका में रजिस्टर हो गई। बैरिस्टर गौहर साहब के नाम? यस, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में बने थे। जैसे ही चेयरमैन बने 8 अगस्त के पहले शरीफ आदमियों ने किस काम पे लगा दिए, उसके लिए फंड रेजिंग शुरू हो गई। मैंने बैरिस्टर साहब को मैसेज किया, मैंने कहा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में आपके सारी डॉक्यूमेंटेशन आ गई। सर अदर साहब आप देखें, मेरी बात सुने सर, जो राइट आप अपने लिए मांगते हैं बात करने का, मैं तो सवाल करने का मेरा हक है, मैं एंकर हूं, इंटरवेंशन करता हूं सर, लेकिन आप दूसरे को बात नहीं करने दे रहे ना सर। अब उनकी बारी है, मेहरबानी करें ना सर, अब उनको बात करने देना। अब आप अगर आप एंकर होते तो आपके टॉक शो में तो किसी की बारी नहीं आनी थी। मैं जरा आप इनको बात सर सुनिए, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ वहां डॉक्यूमेंट सर, अब अगर साहब मेरी रिक्वेस्ट सुने ना सर, मेरी बात सुने, मेरी गुजारिश है, अब जरा इनको बात करने दें, फिर मैं आपकी। और फिर इतनी बड़ी लॉबिंग फर्म जिसमें 6 अमेरिका के वो जो स्टेट डिपार्टमेंट के और कांग्रेस के लोग शामिल है, चारों की सर्विसेज हासिल की गई। बट वो कह रहे हैं इंटरनेशनल साजिश हो रही है उनके खिलाफ। सुने तो सही ना, उसमें एक इंडियन ओरिजिन का भी सेनेटर शामिल है, कांग्रेसमैन इंडियन ओरिजिन का भी, बेसिकली इंडियन है, फिर अमेरिका में आया, उसको शरीयत मिली। तो 6 बड़े पावरफुल जो स्ट्रांग वहाँ पर लॉबिस्ट हैं, इन्होंने हायर किए। मैंने बैरिस्टर साहब को कॉल किया, मैंने कहा सर वो तो आपके नाम से एक इतनी बड़ी फर्म वहाँ पर अमेरिका में हायर कर ली गई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
जो शिकागो का चैप्टर है उसने ये फॉर्म वहाँ पर रजिस्टर भी करवा ली, फंड रेजिंग भी शुरू हो गई। Was he aware of it? और पैसे कहाँ, उन्होंने कहा नहीं मुझे तो पता ही नहीं है। मैं कह रहा था शरीफ आदमी है, मैं तो हैरान हो रहा हूँ कैसे वो उन्होंने मुझे कहा कि जाहिद प्लीज आप ये इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में ना दीजिए, मैं इसको चेक करता हूँ पूरा एज ए चेयरमैन पीटीआई। तो आप तो ले आए पब्लिक डोमेन। सुनिए, फिर उन्होंने मेरे से वादा किया कि मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, आप थोड़ा सब्र करें, ये बहुत हसास मामला है और अहम है। तो मैंने सब्र किया। अगले दिन उनकी खुद मुझे कॉल आई, उन्होंने मुझे डिटेल बताई। उसने कहा मैं इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, हमें इस्लामाबाद में पाकिस्तान में जहाँ हमें पता ही नहीं है। इमेजिन, ये बहुत बड़ा चेयरमैन पीटीआई जो अब तो ज़ाहिर नहीं रहे, लेकिन बड़ा गंदा है और पहली दफा नहीं हो रहा। वो इजाजुल हसन साहब का नाम लिया उन्होंने और कहा कि उन्होंने मॉनिटरिंग में कुछ नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ क्या किया उन्होंने। ये जो फिर बहुत सारे प्रोग्राम कराए गए कि जी वॉल्यूम 10 है और उसमें नवाज शरीफ की पता नहीं क्या क्या इंडिया से इन्वॉल्वमेंट है, वो वॉल्यूम 10 इन जजों ने क्यों नहीं खोला? उसके अंदर एक मिनट इनको चुप कराएं, मैं बात कर सकता हूं, मैं करा रहा हूं 8 बजे से करा। अब मैं खामोशी से सुनिए पूरी बात इनकी। इशू ये है कि उसके अंदर 2 तरफा खतो किताबत थी जिसमें किसी मुल्क ने इनको रिस्पॉन्स नहीं किया। इन्होंने जाली JIT ने लेटर बनाए जो हाई कोर्ट में साबित हुए कि वो फोटो स्टेट थी, असल स्टैंप शुदा कोई दस्तावेज नहीं थी, जिसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ भी बरी हुए, मरियम भी बरी हुई। अब आगे चले। मॉनिटरिंग जज साहब क्या करते थे? पहले अपने घर बुलाया सबसे पहले इम्तियाज ताजवर को। मुझे ये कल परसों पता चला, चेयरमैन FBI नहीं, वो डिप्टी चेयरमैन नैब थे, फौत हो गए वो। ठीक है, मुझे नहीं पता था मैं, लेकिन ये एजाजुल हसन साहब जब जज थे मैं तब से उनका नाम लेके ये बात कर रहा हूँ। सिर्फ इसमें 2 नामों का इजाफा कर रहा हूँ, वरना ये नहीं है कि आज वो चले गए हैं तो मैं तब बात कर रहा हूँ। इन्होंने इम्तियाज ताजवर को कहा कि अपने चेयरमैन से कहो उसके 6-7 हफ्ते की नौकरी रह गई है, मैं उसे कोर्ट में बुलाऊंगा, सुने बगैर तौहीन अदालत में उसको अंदर करूंगा। इज्जत का तकाजा यह है कि जो टाइम हमने दिया उसमें फीते खोले बगैर नैब के, जिस पे मैं कहता हूं कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, और ये फॉरवर्ड कर दो। उसके अंदर चेयरमैन नैब ने JIT के लिए नाम दिया था एक डायरेक्टर थे हसनैन, उन्हें अरबाब आरिफ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मैसेज किया कि आप ये जो मंगी साहब हैं इनका नाम दें। नाम दिया गया, दिलवाया गया। फिर आगे क्या मीटिंग होती थी जज साहब के घर। जाहिर शाह जो इस वक्त PM इंस्पेक्शन कमीशन के चेयरमैन है, आई थिंक जो DG नैब थे उस वक्त, उनको वकास कदीर डार मरहूम जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे उनको बुलाया जाता था, मीटिंग की थे। अगर तुमने कोई लफ्ज चेयरमैन को बताया आपने तो तुम्हारी खैर नहीं, और उसके दफ्तर का भी विजिट नहीं करना। मुझे पता है मेरे लोग वहां बैठे हैं। ये सब एजाजुल हसन साहब कर रहे थे। ये धमकियां देते थे और अपनी मर्जी से जजमेंटें ली। ये इतना बड़ा फ्रॉड था इस मुल्क में, सजाएं दिलवाना। आज इसीलिए वो फ्रॉड ठहरा नहीं। ये जो आप कहते हैं ना अदालतें, आमिर फारूक साहब क्या करें जब वो पूछते हैं मरियम नवाज की को मलकियत का पेपर है कि नहीं जी ये पेपर है जी जो हमने साहब अदालत नहीं, लेकिन ये अब एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। जो एलिगेशंस आप बता रहे हैं उनके ऊपर लगा रहे हैं, ये कोई फैक्ट्स भी होंगे ना, ये सब कुछ उन्होंने किया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बुलाते थे। मैं आज से नहीं कह रहा, जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज मौजूद थे मैं तब से ये बात कह रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इम्तियाज ताजवर का नाम उस वक्त से ले रहा हूँ, चेयरमैन नैब कमर जमान का, कि उन्हें धमकियां दी गई एजाजुल हसन साहब की तरफ से जब वो सुप्रीम कोर्ट में जज थे। मैं तब से कह रहा हूं, मैं रिटायरमेंट के बाद नहीं कर रहा हूं। ये बड़ी ज्यादती थी। ये था वो निजाम इंसाफ जो सहूलतकारी कर रहा था, जिसकी बुनियाद पे शायद सदीक साहब ने कहा था वो 15 जनवरी को बाहर आ जाएंगे, और अब नहीं बात कर रहे। आप कह रहे हैं मुज़ाहिर अली नकवी साहब के बिहाफ पे ये कैसे दावा कर सकते थे कि वो रिहा हो जाएंगे? ये कहानी सुना कानूनी तौर पे कह रहे हैं, कानूनी तौर पे कोई अदालत जो है वो इलेक्शन से पहले रख नहीं। जिस तरह पनामा की एक नई जूरिस्प्रूडेंस आई थी, अदर सदीक साहब ये फरमा रहे थे कि मेरा ख्याल था कि चूंकि 13 फरवरी को सिंबल आ जाएंगे तो सबको रज़ाकाराना तौर पे जमानतें दे देंगे। कमाल हो गया। अजहर सिद्दीक साहब झूठ का हिसाब होगा सबका। अब सुने जरा बात को, देखिए बड़ी सीधी सी बात है, मैं ये कहानियों में नहीं जाऊंगा। नवाज शरीफ साहब एवनफील्ड के मालिक हैं, अगर नहीं मालिक है तो बच्चे मालिक हैं। वो जायदादें कैसे खरीदी गई? मनी ट्रेल कोई आया आज तक आपके पास? आप किसी ने देखा? हाँ मैं बता देता हूँ। 88-89 में इनके वाले साहब बड़े अमीर हैं। वो भाई 9,36,311 रुपए आमदन थी, 50 लाख ऐड हुई, वो 50 लाख माइनस हो गए, 9,36,000। मैं 9 करोड़ 90 करोड़ की बात नहीं कर रहा। आज भी खान साहब की दौलत कैसे प्राइम मिनिस्टर के बनी जब वो कहते हैं मेरे पास तो रोटी के पैसे नहीं होता, वो तो इंटरव्यू में कहते थे। आप हिम्मत करके सुना करें, मैं आर्गुमेंट से बातें नहीं कर रहा होता, और ये मैं चैलेंज कर रहा हूं। अगली बात सुनिएगा, वो मालिक है ना, वो मालिक कैसे हैं? पैसा कहां से गया जरा लगाए ना, बताएं कौन। अच्छा आगे चलते हैं। आप एवनफील्ड के बाद आप आ जाएं हाइड पार्क की। हाइड पार्क की जो अली रियाज से प्रॉपर्टी जो खरीदी है, वो प्रॉपर्टी खरीदी 50 अरब रुपए की, बेची इन्होंने। 38 अरब की जायदाद की मालिक थी उस वक्त, ये थी।
ये 12 अरब मैगी क्यों खरीदी, किसी ने पूछा आज तक इसको? फिर क्या होता रहा? अभी रिसेंट आज लाहौर हाईकोर्ट में केस लगा था और मनी लॉन्ड्रिंग का नवाज शहबाज शरीफ पे आए, वो अकाउंट एक फ्रीज किया, वो डी फ्रीज कर लिया, वो इसी तरह चैनल पे बता दिया गया कि जनाब वो बरी हो गए बाइज्जत। वो माफी मांगने के लिए बकायदा पैमरा ने ऑर्डर जारी किए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि नेशनल चैनल पे बैठकर ऐसी बातें मत करें कि जिससे फायदा कोई नहीं है। मैंने हकायक बताए, आप बता दें मनी ट्रेल ले आए, आज ले आए मनी ट्रेल। अगर सिद्दीक माफी मांगेगा नेशनल चैनल से आपके साथ। ओके चले सर, अब ये जो उन्होंने बात की है उसके एविडेंस वो प्रोड्यूस करेंगे। जो आपने बात की है उस वक्त ये दोनों जजेस भी इसी अदालत के अंदर मौजूद थे जब ये तमाम मामला चल रहे थे और केसेस कहाँ से पहुंचे। 2018 में भी यही कंप्लेन थी कि जो ट्रायल कोर्ट से चलने वाला मामला था वो सुप्रीम कोर्ट ने हल किया। उस वक्त आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में होने वाले फैसले को एंडोर्स किया, हालांकि ट्रायल कोर्ट से वो प्रोसेस मिस हुआ और ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा। आज वही सर सुन तो लेना यार, अजहर साहब सुन तो लेना। दूसरी चीज आज जो बात हो रही है वो ये हो रही है, आज सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रही है कि आपका जो इलेक्शन था वो आईनी और कानूनी नहीं था। मैं कानूनदान नहीं हूं, लेकिन मैं बतौर एक सहाफत के तालिब इल्म के ये देख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त का फैसला भी मानना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला भी मानना पड़ेगा। उसकी रीजन ये है कि टेक्निकलिटीज वो भी बयान कर रहे थे उस वक्त, ये आज भी बयान हो रही हैं। जब एक काम को सपोर्ट किया जाता है तो कल उसकी एक प्राइस भी पे करनी पड़ती है और आज जो है उसकी बेसिस इस वजह से नहीं मिल रही। सर वाकई मेरे पास जरा कम है, ये मेरा आर्गुमेंट था, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा, ये मेरी राय है जिसका मैंने इजहार किया है। और मेरा ख्याल है मैं आइन और कानून के तहत अगर अदालत, सबसे बड़ी अदालत एक फैसला कर रही है, फैसले पे आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हमें उसे तस्लीम करना होता है। हमें लोगों की राय मैटर नहीं करती। मैं सहाफी हूं, मुझे से 20 सहाफी और कह रहे होंगे ये सही हो गया, ये गलत हो गया, ये उनकी राय है, उसका एहतराम जरूर करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो वाकई सुप्रीम है, हमें उसके फैसले को मानना पड़ता है। मैं सर अब वक्त जरा कम है ना सर, मैंने सवाल नहीं रखा, मैंने अपनी राय का इजहार किया है। गिशकोरी साहब लास्ट 2 मिनट से मेरे पास 1 मिनट आपका 1 मिनट आपका, मुझे ये बताएं बल्ला अगर नहीं होगा तो किसको फायदा होगा? बिलावल साहब तो कह रहे हैं, वो परवेज खटक साहब कह रहे हैं बल्ला शल्ला पार्टी शार्टी उड़ गई, ये सब खत्म हो गया, सत्यानाश हो गया। सो आप क्या देख रहे हैं, किसको फायदा होगा? बल्ला नहीं है, 1 मिनट, एब्सोल्युटली नहीं है बल्ला, मतलब अब नहीं है तो किसका फायदा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मेजर बेनिफिशियरी है और करेगी, आप देख लीजिएगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मोमेंटम शायद बन रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो इलेक्शन के बाद 2-3 दिन बड़े अहम होंगे, लेकिन पीएमएलएन को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। लेकिन जो अजहर साहब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, या वो कह रहे हैं हमें इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए अभी, उसकी वजह है हमारे लोग, उनको नजर आ रहा है उनके लोग चले जाएंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं पाकिस्तान की सियासी तारीख में जब पार्लियामान के अंदर मेंबर्स आ जाते हैं ना और वो आजाद हों तो वो मुकम्मल आजाद होते हैं। कैसे आजाद होते हैं भाई? अलीम खान और तरीन के जहाज चलते हैं और पीएमएलएन में वो आजाद जाना चाहते हैं, उन्हें कहते हैं सवाल ही नहीं पैदा होता, घर से निकलो बाप बेटे को शहबाज शरीफ को। तो आप ये कह रहे हैं तेरे आजाद बंदों, एक मिनट, पहले पार्टी में लाया गया वीगो में डाल के और फिर V8 में बिठा के जहांगीर तरीन के घर से बनी गाला ले जाया गया। फिर जब वो आजाद लोग जीत गए इसके बावजूद फिर उन सबको जहाजों में, आपने नहीं देखा, यूं सोए पड़े थे और यूं सोए पड़े थे, उठा उठा के पीएम हाउस डाके डाला गया। अब वो जहाज किधर पार्क हुआ? अब वो पार्क नहीं है, वो चल पड़ा है। किसके लिए? ये अब पता चलेगा इनको। सर ये किसके लिए चलेगा? अभी इंतखाबी निशान भी जहाज मिला है कुछ लोगों को। अब किसके लिए चलेगा? आपको पता कुछ नहीं? अब ये आमिर भाई आपको जवाब देना पड़ेगा, ये जहाज अजहर सदीक साहब को पता था, टेक ऑफ किधर करेगा? इन्होंने पैसे बचाए, टिकट मिलना था या नहीं मिलना था अपने अजहर साहब 30 सेकंड, इन्होंने अपने पेपर ही फारिग कर दिए। अजहर साहब 30 सेकंड बचाओ, खामखा साहब ये बात दुरुस्त है कि वहां के चोटी के वकील इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, पीटीआई के, उन्होंने आपको टिकट नहीं लेने जो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं शफकत महमूद की सीट पे। हकायक बड़ा वाज़ेह तौर पर ये है कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट चलाने वाले, ये जो अपना प्रेशर ग्रुप वाले सारे, हर एक को पता है वो कहाँ खेल रहे हैं। नवाज शरीफ इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का चहीता है, उनके साथ चल रहा है। वोट का बयान प्रोग्राम मुझे क्लोज करना है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ तीनों मेहमानों का। मुझे ये बताएं, खुद आप लोगों ने तौबा ताइब की है माजी में जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ चले, इस्तगफार किए है? 18 महीने से मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, परसों का आया उन्होंने। सर अपने पिछली गलतियों पे तौबा ताइब की आप लोगों ने? अजहर साहब 1 लाइन है। ओहो, मैं फिर बताता चलूं और तौबा ताइब क्या होती है, मुझे सिर्फ इतना बता दें आप कि ये जो कुछ भुगत रहे हैं, नजर आ रहा है ना, ये सारे खामोश बैठे रहे हैं। अजहर साहब थैंक यू सो मच। आमिर रियाज राणा साहब, जाहिद किशकोरी साहब, आप शुक्रगुजार हूँ। आदिल अब्बास को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।